प्यारे शिक्षक अभ्यर्थियों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 पर आज हम क्लास में चर्चा करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम थ्योरी भी करेंगे, साथ ही साथ पूछे गए उसी टॉपिक पर आधारित एमसीक्यू करेंगे जो बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित होगा। तो जो भी साथी नए हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आरटी एक्ट 2009 क्या है, इसको जानने से पहले आप एक बात याद रखें कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, यह जो है भारत में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए एक ऐतिहासिक कानून के रूप में लागू किया गया था। इसे 1 अप्रैल 2010 से भारत देश में लागू किया गया, लेकिन जो है इसे 2009 क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है 2009 में ही संसद में पारित किया जा चुका था, इसलिए इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहा जाता है। संसद में 2009 में ही पारित हो गया था, लेकिन धरातल स्तर पर यह जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया, इसलिए जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और स्थापना 1 अप्रैल 2010 लागू तिथि माना जाता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं आरटी एक्ट 2009, जिसमें कई सारे प्रावधान रखे गए हैं। अगर मैं इनके अंदर के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें कुल 7 अध्याय शामिल हैं, अर्थात जो आरटी एक्ट है उसमें कुल 7 अध्याय हैं अलग अलग, एवं कुल 38 धाराएं हैं। लेकिन हम इस वीडियो में उन 7 अध्याय और 38 धाराओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन धाराओं पर चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम उन धाराओं की ओर चलते हैं जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आरटी एक्ट 2009 है, इसके अंदर काफ़ी सारे फैक्ट चीज़ें भी हैं। इसमें एक चीज़ जो आपको ध्यान देना है वो है वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A को भाग 3 के अध्याय में जोड़ा गया है। ठीक है, अर्थात इसे जो है संविधान में अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान संविधान में भी अनुच्छेद 21A के तहत उल्लेखित किया गया है, और यहाँ से आपके प्रश्न भी बने हुए हैं सीजी टेट के एग्जाम में, तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान देना है। ये जो आपका शिक्षा के अधिकार अधिनियम है, चूंकि यह 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए तो लागू होता है, लेकिन यदि बच्चा दिव्यांग कैटेगरी के हैं तो ये जो है कुछ वर्ष मुक्त रखते हुए 6 वर्ष से 18 वर्ष तक दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम में प्रावधान रखा गया है। इनकी धाराओं की मैं बात करूं तो धारा 12 कहता है कि आरटी 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित होती है, और जिसकी आजकल एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पर 25%, उस स्कूल में 25% सीटों पर गरीब बच्चों को निःशुल्क प्रवेश कराया जाता है, जिनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार लेती है। यानी कि उन गरीब बच्चों के फीस का खर्च राज्य सरकार वहन करती है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आया है तो देखो, कौन से कक्षा से, तो जिस विद्यालय में सबसे निचली कक्षा हो उसी से शुरू होती है। जैसे मान लो एक ऐसा स्कूल जो केवल 1ली से 5वीं तक है, तो वहाँ पर 1ली कक्षा में आरटी एक्ट लागू होगा। मान लो कोई ऐसा विद्यालय जो सिर्फ 9वीं से 12वीं तक हो, जिसमें प्राइमरी मिडिल नहीं होगा, तो वहाँ पर कक्षा 9 पहली कक्षा है समझिए, और कक्षा 9वीं में ही प्रवेश में आरटी एक्ट लागू होगा। तो आरटी एक्ट कैसे लागू होगा, कितने प्रतिशत बच्चों को लिया जाएगा, ये चीज़ें तो आपके क्लियर हो गई होगी धारा 12 से। धारा 13 पर बात करता हूँ
देखिए, प्रति व्यक्ति फीस लेने पर यदि प्राइवेट इंस्टीट्यूट इन 25% गरीब बच्चों में से किसी भी बच्चे से यदि शुल्क लेता है तो 10 गुना जुर्माना, अर्थात जो शुल्क उसने वसूल किया है उसका 10 गुना जुर्माना उस प्राइवेट स्कूल को पे करना होगा। क्लियर है। धारा 14 कहता है किसी बालक के पास यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उस स्थिति में उसको प्रवेश से नहीं रोक सकते। अक्सर कई विद्यालयों में पालकों को, पेरेंट्स को घुमाने के लिए इस तरह के जो है अनेक प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांग दिए जाते हैं, लेकिन हमारा आरटीई एक्ट कहता है कि जिन बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उनको भी भर्ती लिया जाए, एडमिशन लिया जाएगा। ये धारा 14 इनकी बात करता है। धारा 15 की बात कर लूं। धारा 15 कहता है कि शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। देखिए, जैसे ही स्कूल ओपन होता है, नया शिक्षा सत्र ओपन होता है, ओपन होने के साथ ही बच्चों को आरटीई एक्ट के तहत जो है प्रवेश दिया जाए। धारा 16 कहता है किसी भी स्टूडेंट को फाइन नहीं किया जाएगा। देखो, किसी भी स्टूडेंट को जो है स्टूडेंट से फाइन नहीं लेना है और न ही विद्यालय से निकाला जा सकता है। अर्थात आरटीई एक्ट तो बच्चों को प्रवेश कराने की बात करता है, न कि निकालने की। तो सजा के तौर पर किसी भी बच्चे को विद्यालय से नहीं निकाला जा सकता। यहाँ पर भी आरटीई एक्ट से उनको स्ट्रांग कहना चाहिए मिला हुआ है। धारा 17 कहता है बच्चों को शारीरिक दंड देना या प्रताड़ित करना मना है। देखिए, बच्चों को आप जो है आपके कक्षा में जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं, न तो आप उनके साथ मारपीट कर सकते हैं किसी भी तरह से, न ही आप जो है उनसे आंखें घूर कर भी बात नहीं कर सकते। अगर आप जो है 10-15 सेकंड आप उनको घूर के भी देख दिए तो भी जो है आरटीई एक्ट का उल्लंघन माना जाता है, उसको छूना तो दूर की बात। यहाँ पर भी जो है बच्चों के फेवर में स्ट्रांग है आरटीई एक्ट। क्लियर है। धारा 24 जो है वह शिक्षक के कर्तव्य की बात करता है, यानी कि शिक्षक की क्या क्या कर्तव्य होगा एक संस्था में, एक विद्यालय में, उनकी बात करता है। धारा 27 बात करता है शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में, यानी कि शिक्षक की ड्यूटी की बात करता है। शिक्षकों को 3 ही प्रकार के कार्य में ड्यूटी लगाया जा सकता है नियमतः। हालांकि आज वर्तमान में जितने भी सरकारी शिक्षक हैं उनको विविध कार्य में ड्यूटी लगाया जाता है, लेकिन हमारा जो आरटीई एक्ट कहता है कि शिक्षकों को केवल 3 ही कार्यों में ड्यूटी लगाया जा सकता है, जिसमें प्रथम है जनगणना कार्य, जिसमें अभी वर्तमान में शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई है, चुनाव कार्य जिसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है, और आपदा प्रबंधन, आपदा वाला कार्य जैसे कोरोना महामारी में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। तो ये 3 कार्य है जिसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा सकती है और अन्य कार्य में ड्यूटी नहीं लगाया जा सकता। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राथमिक कक्षा और उच्च प्राथमिक कक्षा में छात्र और शिक्षकों के अनुपात को लेकर इसी धारा 27 में ही उल्लेख है। देखो, प्राथमिक कक्षा में जो छात्र और शिक्षक का अनुपात 30:1 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो है 30 बच्चों में एक शिक्षक के अनुपात में उस विद्यालय में शिक्षक की उपलब्धता होनी चाहिए। इसी तरह से मिडिल स्कूल की बात करूं तो मिडिल स्कूल में ये जो छात्र शिक्षक का अनुपात का आंकड़ा है वह 35:1 हो जाता है। तो प्राथमिक में 30:1 और मिडिल में 35:1 के अनुपात में छात्र शिक्षक का अनुपात होना चाहिए। कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए बच्चों की संख्या 200 से अधिक है, देखिए यदि बच्चों की संख्या 200 से अधिक हो जाती है तब जो है छात्र शिक्षक के अनुपात 40:1 हो जाता है, 1ली से 8वीं तक की कक्षा में। क्लियर है। प्राथमिक स्तर में बात करूं यदि 150 से अधिक बच्चे हैं जिस स्कूल में, तो वहां पर 5 शिक्षक तो होंगे ही, साथ ही साथ एक अतिरिक्त प्रधान पाठक की भी वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारा आरटीई एक्ट कहता है।
शिक्षकों के कार्य के समय को भी आरटीई एक्ट परिभाषित किया है और कहा है कि जो शिक्षक है एक सप्ताह में 45 घंटे काम करेंगे। कितने घंटे? तो एक सप्ताह में जो शिक्षक है 45 घंटे कार्य करेंगे। प्राथमिक शाला में कुल 800 घंटे वो काम करेगा, अर्थात 200 दिन। एक प्राथमिक शिक्षक को 200 दिन कम से कम काम करना है और उच्च प्राथमिक शिक्षक को 1000 घंटे या 200 दिन इनको भी कार्य करना है। कक्षा 8वीं तक पढ़ने वाले किसी भी बच्चों को शाला से नहीं निकाला जा सकता, निष्कासित नहीं किया जा सकता। आरटीई तो इसकी भी बात करता है कि बालक के घर से जो प्राथमिक शाला की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी यदि किसी बच्चे के 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर कोई विद्यालय संचालित है तो वहाँ पर जो है, अगर गांव बड़ा है, एरिया बड़ा है, तो 2 प्राथमिक शाला भी खोला जा सकता है। ठीक है, 1 किलोमीटर के समय अंतराल में। इसी तरह से देखिए, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है उसके लिए भी शिक्षा व्यवस्था समावेशी होनी चाहिए। इसका भी जो है जिक्र आरटीई एक्ट 2009 में की गई है। तो ये तो रहा आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत आने वाले प्रमुख धाराएं। अब चलिए हम इनसे रिलेटेड एमसीक्यू पर चर्चा करते हैं कि आखिर हमारे एग्जाम में किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। आज की कक्षा में मैं 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लेने वाला हूं, जो कि आपके आरटीई एक्ट से ही जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा। सर्वप्रथम स्टेटमेंट बेस्ड कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए क्या कहता है, आरटीई एक्ट 2009 कथन कहता है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 8 तक के बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता। यह बिल्कुल सही कथन है। आर कहता है इसका उद्देश्य बच्चों में भय मुक्त और बाल मित्र शिक्षा वातावरण बनाना है। यानी कि अगर जो है बच्चों को मारना पिटना नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वातावरण भय मुक्त होगा। क्लियर है? यानी कि आर जो है ए की सही व्याख्या करता है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। देखिए आपको द्वितीय क्वेश्चन शो हो रहा है, कथन कारण से संबंधित ये भी प्रश्न है। कथन कहता है आरटीई एक्ट के तहत कक्षा 8 तक के बच्चों को स्कूल से, अच्छा ये प्रश्न तो अभी रिपीटेड है, ठीक है, क्योंकि आया हुआ प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। देखो, आरटीई एक्ट के तहत कक्षा 8 के बच्चों को स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। कथन यहाँ पर कारण बदला गया है क्योंकि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। बिल्कुल, शिक्षा जो है मौलिक अधिकार है। और एक चीज और यहाँ पर आप याद रखना, जो शिक्षा है उसको संविधान में समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। किसमें शामिल किया गया है? समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया है। यानी कि केंद्र और राज्य दोनों जो है शिक्षा में हस्तक्षेप कर सकता है। क्लियर है? तो चलिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए तृतीय क्वेश्चन है, कथन कहता है नो डिटेंशन पॉलिसी कक्षा 5 तक ही लागू होती है। यानी कि नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब क्या है? 5वीं तक के बच्चों को नहीं निकाला जा सकता। क्या यही सही है क्या? नहीं, ये तो पूर्णतः गलत है। आरटीई एक्ट में इसे केवल प्राथमिक स्तर तक ही सीमित, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर गलत है। मतलब ए और आर दोनों कथन क्या हो जाएगा आपके? गलत, यानी बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 में आते हैं। देखिए प्रश्न 4 आपको दिख रहा है। कथन है आरटीई एक्ट के अनुसार कक्षा 8 तक सभी बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाता है। बिल्कुल, 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं करना इसका उद्देश्य था। कारण क्या है? देखो, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंशन इवोल्यूशन यानी कि सीसीई लागू किया गया है। अब ये कथन है और कारण है।
आपको जो है बताना है। चूँकि यहाँ पर जो है सीसीई भी लागू है, ये भी बिल्कुल सही है और कथन भी सही हमको नज़र आ रहा है। इसका मतलब जो है ए वाला ऑप्शन ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। देखिए प्रश्न 5वां है, आरटी एक्ट में बच्चों को 8 तक बोर्ड परीक्षा देनी होती है। 8वीं तक के बच्चों को बोर्ड परीक्षा देनी होती है क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए परीक्षा आवश्यक है। नहीं, 5वीं 8वीं, हालांकि अब बोर्ड परीक्षा लागू हुआ है, लेकिन आरटी एक्ट में क्या लिखा है, प्रश्न उससे रिलेटेड है ना, याद रखना। वर्तमान, देखो कभी कभी क्या होता है, प्रश्न पूछा जा रहा है पुराने नियमों पर और हम वर्तमान बेस पे हम उत्तर को दे डालते हैं, यहाँ हमारा होता है गलती। इसलिए प्रश्न अगर आरटी एक्ट 2009 की बात कर रहा है तो आपका उत्तर भी 2009 के आधार पर होना चाहिए। तो इसमें 8वीं 5वीं बोर्ड की बात नहीं करता, क्योंकि शिक्षा गुणवत्ता अगर ये इससे जुड़ा है, कथन अगर गलत है तो कारण भी गलत होगा। इसका मतलब है ए और आर दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए प्रश्न 6वां कहता है, कथन है आरटी एक्ट का उद्देश्य बच्चों पर परीक्षा का दबाव कम करना है, क्योंकि इसका कारण है इसलिए जो है नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की गई है। इसका ये अर्थ हुआ कि आरटी एक्ट बच्चों में परीक्षा के दबाव को कम करेगा, ये तो करेक्ट है, और इसीलिए यानी कि ये भी करेक्ट है, और आर जो है इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका मतलब इसका जो उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। देखिए 7वां प्रश्न है, आरटी एक्ट के अनुसार कक्षा 8 तक के बच्चों को स्कूल से निकालना मना है। कारण कहता है इससे ड्रॉप आउट दर को कम किया जा सकता है। तो बिल्कुल दोनों कथन सही है, व्याख्या भी सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कुछ प्रश्न हम जो है आपके सिंपल जो क्वेश्चंस रहते हैं 4 ऑप्शन वाले, ऐसे क्वेश्चंस को लेते हैं। देखिए 8वां माने या पहला माने जो भी है, तो विधि के विषय के रूप में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन पढ़िए, ए संघीय सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती या डी अवशिष्ट सूची। देखिए मैंने बताया है कि जो है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, याद रखना। शिक्षा को समवर्ती सूची में क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल इसलिए किया गया है जिन पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। मैंने कहा शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों हस्तक्षेप कर सकता है, इसलिए इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं दूसरा। देखिए इसमें है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। 25वें संशोधन, 86वें संशोधन, 22वें संशोधन या 52वें संशोधन। तो मैंने इसमें बात कही है जो 86वां संशोधन हुआ, उसी संशोधन के तहत जो है शिक्षा को एक मौलिक अधिकार मान लिया गया है। इसका मतलब है कि जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है 86वें संशोधन, और कब हुआ था ये संशोधन, तो याद रखेंगे 2002 में ये 86वां संशोधन हुआ था, और संविधान के भाग 3 में यहाँ 21A में, याद रखेंगे 21A में इसे जोड़ा गया है, अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात अनुच्छेद 21(1) में कही गई है 86वें संविधान संशोधन के तहत। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। तो देखिए मैंने यही चीज़ें अभी कहा, अनुच्छेद 21A में कही गई है, और जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो प्रश्न जो है आपके प्रश्न पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन आपके टीटी के एग्जाम में भी आ चुके हैं, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अनुच्छेद 21A में इसका जो है जिक्र किया गया है।
चलिए चौथा प्रश्न क्या कहता है हमारा, देखिएगा। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। किसमें कहा गया है? तो ये भी वही प्रश्न है। किस तरह से ये प्रश्न घुमाया गया है उसको देखिए, किस तरह से ये प्रश्न घुमा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन, अनुच्छेद 21A के तहत जो है इसको जोड़ा गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल, पांचवा सवाल है। ये सवाल देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट किस वर्ष में लागू हुआ? यहाँ पर लोग भ्रमित होते हैं, याद रखना है, भ्रमित नहीं होना है। क्लियर है? क्योंकि आरटी एक्ट लागू होने की तिथि और संसद में उसको पारित होने की तिथि दोनों अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अर्थात किस वर्ष ये लागू हुआ या किस वर्ष ये प्रभावित हुआ या प्रभाव, तो इसको कहें 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ। क्लियर है? यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? आरटी एक्ट जो 2009 है 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, प्रभावित हुआ, जो कि मौलिक अधिकार के रूप में, यह मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। अगला सवाल देखिए, अब ये है प्रश्न छठवां है, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब संसद द्वारा पारित हुआ? देखिए दोनों चीजों को आपको समझना है। अगर पूछा गया संसद द्वारा पारित, तब की स्थिति में 2009 आएगा। अगर यही चीजें पूछा गया कब लागू हुआ या कब प्रभावी हुआ, तब 2010 लेना है। 9 और 10 दोनों ऑप्शन रहेंगे और आप सभी इसमें भ्रमित हो सकते हो, तो आपको भ्रम में नहीं पड़ना है। यदि संसद द्वारा पारित किया गया बोला गया तो ये 2009 होगा, यदि लागू किया गया या प्रभावी हुआ बोला तो 10 रहेगा। फिलहाल इसका उत्तर हो जाएगा 2009, सी वाला ऑप्शन। चलिए अंतिम प्रश्न है, उसके बाद हमारा कुल प्रश्न 15 हो जाएगा। ये जो प्रश्न मैंने लिया है अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह जो कार्य के घंटे हैं वो कितना होना चाहिए? 40 वर्ष, 42 वर्ष, 45 वर्ष या 48 वर्ष? तो जो समय है वह होना चाहिए 45 घंटे एक शिक्षक के लिए एक सप्ताह में। ठीक है, यानी कि एक सप्ताह में एक शिक्षक 45 घंटा कार्य करे, इसकी बात करता है आरटी एक्ट 2009। तो ये तो रहा साथियों आज की सेशन में हमने केवल 15 प्रश्न लिया, क्योंकि आज जो है एमसीक्यू हमारे पास जो है इतना ही था, क्योंकि आपके जो आरटी एक्ट से जुड़ा हुआ वही प्रश्न रिपीट होता है। जितनी भी धाराएं मैंने बताई, चूंकि धाराओं की संख्या ज़्यादा है जिसका जिक्र मैंने ऑलरेडी शुरू में किया है, मगर हमने उन्हीं धाराओं को लिया जिससे प्रश्न पूछा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जो है अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष पूछा जाता है, इसलिए हमने इंडिविजुअल रूप से इनका जिक्र किया है। आने वाले समय में हम अगला जो हमारा क्लास चलेगा इवनिंग का, उसमें हम जो है एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 इन दोनों पर बात करेंगे, दोनों एक साथ रखेंगे और अगला वीडियो हमारा इसी पर रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।